हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। क्लियर आ रही है? ठीक है। चलिए भाई, तो कल तक हमने लैग्रेंजियन डायनेमिक्स में बात कर ली थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंस्ट्रेंट का हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। कल हमने स्टार्ट कर दिया था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को भी हमने डिस्कस किया था। जनरलाइज कोऑर्डिनेट से ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम पहले। उसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन जो बनती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, किस तरह के उसके क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल करा दूं जनरलाइज कोऑर्डिनेट की। जब मैंने बात की थी तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब था ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो इन जनरल होते हैं, मतलब कि हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स नहीं रखने हैं। हमें वेलोसिटी को अलग से याद नहीं रखना है, हमें जो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अलग से नहीं लिखना है। तो हमने एक सिंपल सबके लिए लिख दिया था Q1 Q2 Q3। अब जिसका रैंडम मीनिंग जो निकाला जाएगा वो जिस इक्वेशन में वो निकाला जाएगा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है, अगर मैं उसको किसी फंक्शन के फॉर्म में लिखूं, है ना, अगर मैं उसको किसी फंक्शन के फॉर्म में लिखूं, मैं ये कहूं कि कोई फंक्शन है आर, और आर जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। इफ आर फंक्शन ऑफ, आर की जगह आप एफ भी लिख सकते हो, Q1 Q2 Q3 एंड, और ये कहां तक जा रहा है, क्यू टी तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, टी तक जा रहा है। तो ये जितने भी लिखे हैं Q1 Q2 Q3, ये सारे क्या कहलाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब मैं इसको यदि अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं, जो कि हम कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, डेल आर इक्वल्स टू करली आर अपॉन करली क्यू वन, और इसको लिखा डेल क्यू वन प्लस, इसी तरह इसको लिखा यहाँ पर, ये हो जाएगा आर टू डेल आर, और ये हो जाएगा डेल क्यू टू, और ये हो जाएगा करली क्यू टू। और इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया, और लास्ट जो टर्म आ रहा है वो टी का आ रहा है, तो डेल आर अपॉन डेल टी, और ये हो गया डेल टी। ये इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है। तो एक मिनट रुको। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि ये जो टर्म्स है यहाँ पे, इसको मैं आई के फॉर्म में लिखूं, यानी कि एल्जेब्रिक समेशन लगा के, तो ये वाले जो टर्म्स बने इनको मैंने एल्जेब्रिक समेशन लगा के लिख दिया, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, और ये जो है इसको लिख दिया करली क्यू आई, करली क्यू आई। और ये वाला जो है, ये लास्ट टर्म, इसको ऐसा लिख दिया मैंने, डेल आर अपॉन डेल टी और डेल टी। अब यदि हम ये कहें कि टाइम इज नेग्लिजिबल, इफ टाइम इज नेग्लिजिबल, टाइम इज नेग्लिजिबल, टाइम इज नेग्लिजिबल, तो डेल टी जो है वो हो जाएगा जीरो। डेल टी जीरो हो जाएगा तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी, डेल आर इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन डेल आर अपॉन डेल क्यू आई, और यहाँ पर करली क्यू आई। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई अगर टाइम जीरो है। यहाँ पर जो ये वाला टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म, ये जो टर्म आ रहा है ये वाला, इस टर्म को हम नाम देते हैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। इस टर्म को हम नाम देते हैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इस टर्म को हम नाम देते हैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ये सब जो मैंने लिखा है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसी तरह से कल और टर्म्स आएंगे, जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी, जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज एक्सेलरेशन, जनरलाइज मोमेंटम। जिसमें से आपको जो याद होना चाहिए वो किसके बारे में याद होना चाहिए, जनरलाइज फोर्स की जो वैल्यू बनेगी वो आपको याद होनी चाहिए, जनरलाइज मोमेंटम की जो वैल्यू बनेगी वो आपको याद होनी चाहिए, और इसी तरह से जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें कौन से टर्म का क्या मतलब है वो आपको याद होनी चाहिए। डेरिवेशन से आपके कोई मतलब नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए एक ब्रीफ इसलिए बताया था कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं कर क्या। तो इसी तरह से
हम बना सकते हैं जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज एक्सेलरेशन, जनरलाइज फोर्स। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा किसकी, जनरलाइज वेलोसिटी। तो जनरलाइज वेलोसिटी जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरलाइज वेलोसिटी के लिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है हमारी आर क्या है यहाँ पर, पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो इस आर वाली इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, टाइम के रेस्पेक्ट में ये पूरी इक्वेशन डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो ये क्या बनाएगी, वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो जनरलाइज वेलोसिटी का जब टर्म बन के आएगा, तो उसमें जो आर वाली इक्वेशन है, उसमें जो आर वाली इक्वेशन है, ये आर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। ये आर वाली इक्वेशन लिखी जाएगी आर डॉट, है ना। ये आर वाली इक्वेशन लिखी जाएगी आर वेक्टर डॉट। डॉट का मतलब है कि डेल आर अपॉन डेल टी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब मैं बोल रहा हूँ डॉट, तो डॉट का मतलब है डेल, उसमें हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। तो ये इक्वेशन बनेगी एल्जेब्रिक समेशन, आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेकर और एन तक। और यहाँ पर बन जाएगा क्या, डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी नहीं, क्यू आई, ये बनेगा क्यू आई, क्यू आई। और ये बन जाएगा क्यू आई डॉट। ये क्या बनेगा यहाँ पर, क्यू आई डॉट। ये क्यू आई डॉट है ये। तो ये जो क्यू आई डॉट लिखा गया है, इसको हम बोलेंगे जनरलाइज वेलोसिटी। इसको हम नाम देंगे जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी। और ये जो जनरलाइज वेलोसिटी है, जरूरी नहीं कि इसकी जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी की डायमेंशन। जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज एक्सेलरेशन, जो कुछ भी बनेगा जिसके आगे जनरलाइज लिखा होगा, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी जो डायमेंशन है या उसकी जो यूनिट है वो वेलोसिटी की यूनिट है ना। इसको सिर्फ नाम दे दिया गया है जनरलाइज वेलोसिटी। तो इट इज नॉट नेसेसरी, मैं लिख भी देता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that that generalized velocity, generalized velocity has the dimensions of velocity, has the dimensions of velocity। जनरलाइज वेलोसिटी की डायमेंशन, जनरलाइज वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन हो ये कोई जरूरी नहीं। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द डायमेंशन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी इज नेसेसरीली इज, उसमें पहला ऑप्शन होगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, सेकंड लिखा होगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, थर्ड लिखा होगा नॉट नेसेसरीली डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, फोर्थ लिखा होगा कुछ और ऑप्शन लिखा होगा। तो क्या आएगा कि कोई जरूरी नहीं कि उसकी जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी की डायमेंशन हो। ये सबके लिए वैलिड होगा, चाहे वो जनरलाइज फोर्स हो, चाहे वो जनरलाइज एक्सेलरेशन हो, चाहे वो जनरलाइज मोमेंटम हो, कुछ भी हो। कोई जरूरी नहीं कि जो वर्ड के आगे जनरलाइज लिखा हुआ है उसकी डायमेंशन उसी टर्म की बन रही। ठीक है। तो अगर मैं लीनियर कोऑर्डिनेट की बात करूं, इन ट्रांसलेशन मोशन, इन ट्रांसलेशन मोशन, इन ट्रांसलेशन मोशन, अगर ट्रांसलेशन मोशन की हम बात करें तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू को मैंने लिख दिया एक्स से, एक्स से लिख दो, वाई से लिख दो, जेड से लिख दो। अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो जनरलाइज वेलोसिटी हो जाएगी, देन देन जनरलाइज्ड वेलोसिटी, देन जनरलाइज वेलोसिटी जो है जिसको हम क्यू डॉट लिख रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स डॉट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, एक्स डॉट के बराबर, है ना। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन जनरलाइज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जनरलाइज वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स डॉट वाई डॉट, जो भी आपको दिया होगा, मतलब जो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होगा जीसी, वो जीसी जो है उस क्यू आई की वैल्यू हो जाएगी थीटा। और जो जनरलाइज वेलोसिटी है, जनरलाइज वेलोसिटी मतलब जीवी, उस जीवी की वैल्यू हो जाएगी क्यू डॉट इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा डॉट, और थीटा डॉट का मतलब हो जाता है ओमेगा। तो ये एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए जनरलाइज वेलोसिटी का कौन सा एक्सप्रेशन होता है। तो जनरलाइज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं तो लीनियर मोशन में कौन सी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई लीनियर वेलोसिटी।
ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि जो जनरलाइज वेलोसिटी है उसका ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी डायमेंशन क्या हो, वेलोसिटी के बराबर हो। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं तो उसकी डायमेंशन कुछ और है, जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है उसकी डायमेंशन रेडियन में चलती है, रेडियन पर सेकंड में। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो जनरलाइज वेलोसिटी है उसको आप मीटर पर सेकंड में लिख दोगे या आप रेडियन पर सेकंड में लिख दोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा केस दिया गया, ट्रांसलेशन मोशन का, रोटेशनल मोशन का कौन सा केस दिया गया। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है चीजें? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ना बोला करो यार। देखो भाई, अब ये तो बात कर ली मैंने जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बात करूंगा जनरलाइज मोमेंटम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम की हम बात करें तो उसके लिए मैंने एक टर्म लिया जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैं बना के बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट। जनरलाइज मोमेंटम के लिए बात करी, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं टी से, और टी बराबर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। मैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए बता रहा हूँ, फिर उसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, क्योंकि वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। भाई यहाँ जो v है, v उसको हमने लिख दिया dx अपॉन dt, और जो dx अपॉन dt है वो किसके इक्वल हो गया, x डॉट के इक्वल हो गया। तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dt अपॉन dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा कितना, 2/2 एम एक्स डबल डॉट। एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा ना भाई। लो, इसको डी टी अपॉन डी एक्स डॉट करो, डी एक्स डॉट। तो डी टी अपॉन डी एक्स डॉट करोगे तो ये क्या होगा, 2/2 एम एक्स डॉट। एम एक्स डॉट हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट। एम एक्स डॉट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, एम एक्स डॉट। ये क्या बन गया, एम एक्स डॉट। और ये एम एक्स डॉट जो है, ये किसको बता रहा है, मोमेंटम को बता रहा है। और ये कौन सा मोमेंटम बना है, लीनियर मोमेंटम बना है। ठीक है, ये कौन सा मोमेंटम बना है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हमने लिख दिया किससे, पी से। तो एक्स डायरेक्शन में ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया डेल टी ओवर डेल एक्स के। डेल टी ओवर डेल एक्स डॉट, यहाँ यहाँ ध्यान रखना ये डॉट है, डॉट। इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है डेल एक्स डॉट, मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, वेलोसिटी। इसी तरह से आप लिख सकते हो पी वाई। तो पी वाई क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वाई डॉट। इसी तरह से आप लिख सकते हो पी जेड, वो कितना हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल जेड डॉट। और जो यहाँ पर टी है, टी किसको शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं, इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये तो लीनियर था, अगर मैं इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिखूं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, यानी कि पी आई, वो पी आई कैसे लिखा जाएगा, वो पी आई लिखा जाएगा डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट। डेल टी अपॉन क्यू आई डॉट। जब आप लीनियर मोमेंटम को लिखोगे तो उसमें क्यू आई डॉट को रिप्लेस कर दोगे किससे, एक्स से। और जब आप रोटेशनल मोशन में लिखोगे तो क्यू आई डॉट की जगह क्या आ जाएगा, थीटा डॉट ना। जब रोटेशनल लिखोगे तो क्यू आई डॉट की जगह कितना आ जाएगा, थीटा डॉट। तो जब आप ट्रांसलेशन लिखोगे तो उस क्यू आई डॉट की जगह कितना आ जाएगा, एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम, इसको हम नाम देंगे जनरलाइज मोमेंटम।
यहां तक क्लियर है चीजें? बोलो भाई, यहां तक क्लियर? मैं फिर लिख देता हूं यहां पर नोट लगा के लिख देता हूं, फॉर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए p की वैल्यू हो जाएगी डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट। और जब मैं लीनियर मोशन की बात करूंगा, लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन के केस में हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स डॉट, डेल टी अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई डॉट डेल जेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म फॉर जनरलाइज मोमेंटम। तो जनरलाइज मोमेंटम का ये टर्म। अब मैं बात कर लेता हूं जनरलाइज फोर्स। जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज फोर्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? क्यू से। और उसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? जनरलाइज फोर्स की क्यू आई। अब ये डेरिवेशन सारी, डेरिवेशन वगैरह मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें जरूरत है नहीं उसकी। तो इसकी हम वैल्यू लिखेंगे क्यू आई। क्यू आई जो है वो बराबर होगा एफ आई वेक्टर में, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे हम एफ आई डेल आर डॉट अपॉन डेल क्यू आई, डेल क्यू आई। डेल क्यू आई है, सिर्फ ये डेल क्यू आई है। तो ये है जनरलाइज फोर्स। ये पोलर है, पोलर, पोलर पोलर कोऑर्डिनेट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो जिस तरह से जनरलाइज वेलोसिटी के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसकी जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी की डायमेंशन है, इसी तरह से जनरलाइज फोर्स के लिए भी ऐसा कोई जरूरी नहीं, जनरलाइज फोर्स के लिए भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो उसकी डायमेंशन है, उसकी डायमेंशन किसकी डायमेंशन हो? जनरलाइज फोर्स की डायमेंशन, है ना? तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायमेंशन ऑफ generalized force is the dimension of force। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो जनरलाइज फोर्स है उसकी डायमेंशन जनरलाइज फोर्स की डायमेंशन। ट्रांसलेशन मोशन के केस में, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, in case of translation motion the generalized force has dimension of force, but in case of rotational motion generalized force has the dimensions of torque। in case of translation motion generalized force has the dimension of force, ठीक है? but in case of rotational motion generalized force has the dimension of torque, has the dimension of torque। अब आपसे एक क्वेश्चन जो कभी पूछा जाएगा इसके ऊपर, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जनरलाइज फोर्स का इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हुआ, वो कोई पूछेगा भी नहीं कभी। आपसे जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जाएंगे, इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन द डायमेंशन ऑफ जनरलाइज फोर्स इज फोर्स, लीनियर फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम और नन ऑफ द। ऐसे ही आपसे पूछ लिया इन द केस ऑफ लीनियर मोशन the dimension of generalized force is equals to। similarly ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेलोसिटी के लिए,
है ना। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए, जनरलाइज मोमेंटम के लिए। तो इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर मैं बात कर रहा था जनरलाइज मोमेंटम के बाद जनरलाइज एनर्जी की। तो जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी, जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी। तो जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म बनता है वो टर्म इस तरह से बनता है कुछ टी, यहाँ पर ये लिखा है मैंने T2, फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है मैंने T1, और फिर यहाँ पर लिखा है मैंने T0। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है, ये जो T2 जो लिखा है, इस T2 का मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी है, पर इस काइनेटिक एनर्जी के इस टर्म में जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना। इन ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो तीन टर्म्स से मिलकर बन रही है, एक T2 लिखा है, एक T1 लिखा है और एक T0 लिखा है। तो T2 का मतलब है कि इसके अंदर जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना। इन दिस टर्म, इन दिस टर्म generalized velocity, generalized velocity is in quadratic form, quadratic form। जो T1 लिखा है इसके अंदर जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो केवल और केवल लीनियर फॉर्म में है ना। तो जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी हैज पावर 1, मतलब ऐसा लिखा हुआ है क्यू डॉट, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है क्यू डॉट, उसकी पावर 1 है, जबकि जो T2 है उसमें उसका स्क्वायर हो रहा है, और फिर बनता है T नॉट। T नॉट का मतलब है इसमें जनरलाइज वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है, नॉट, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंड ऑन जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी। तो ये जो टर्म है T, ये जो टर्म है T और ये जो टर्म है T, ये तीनों ही काइनेटिक एनर्जी है। पर जो पहला वाला टर्म है उसके अंदर जनरलाइज वेलोसिटी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, दूसरा वाला जो टर्म है उसमें जनरलाइज वेलोसिटी केवल एक पावर है, यानी कि डायरेक्ट डिपेंड हो रहा है, और तीसरा वाला जो टर्म है उसमें जनरलाइज वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है। और ये जो T है, इस T का मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इस पर कि जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी हैज टोटल टर्म्स, जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुल कितने टर्म्स होते हैं। तो जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुल 3 टर्म्स होते हैं। द टर्म which does not depend on generalized velocity is written as, जो टर्म जनरलाइज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता उसको क्या लिखा जाता है, जी टी नॉट लिखा जाता है, T1 लिखा जाता है, T2 लिखा जाता है। इस तरह से इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल तुम्हें से कभी इनके ऊपर नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। ठीक, फिर एक प्रिंसिपल बनता है जिसको कहते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज मोशन के अंदर है ना, जब भी कोई चीज मोशन में होगी, तो मोशन में होगी तो उसमें न्यूटन्स लॉ जल्दी से एप्लीकेबल होता नहीं। न्यूटन्स लॉ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो सिस्टम रेस्ट में हो, या फिर उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब वो एक या तो इनर्शियल फ्रेम में रखा हो, और इनर्शियल फ्रेम में नहीं रखा हो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट चलनी चाहिए। तो यदि कोई चीज मोशन के अंदर है और उसके ऊपर हमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कराने हैं, तो फिर डी अलेम्बर्ट ने एक रास्ता उन्होंने दिया था, एक उन्होंने पाथ सुझाया कि ऐसा ऐसा तुम कर दो, तो उसके बाद तुम न्यूटन्स जो इक्वेशन है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है वो m है और इसका एक्सेलरेशन लग रहा है a, एक्सेलरेशन है इसके ऊपर a, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया f फोर्स लगा दिया, तो f बराबर क्या हो गया, ma हो गया, f बराबर क्या हो गया, ma हो गया।
अब इस एम ए को लिख दिया मैंने एफ आई का मतलब क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स। इस आई का मतलब हो गया इनर्शिया फोर्स, एम ए का मतलब, तो ये तुम्हारा बन गया एफ इक्वल्स टू एफ आई। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इस लॉ को मैंने ऐसे लिख लिया, एफ इक्वल्स टू प्लस और माइनस एफ आई इक्वल्स टू जीरो, एफ प्लस माइनस एफ आई इक्वल्स टू जीरो। या फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एफ प्लस एफ आई, स्मॉल एफ आई कर दिया और जीरो कर दिया, जहां पर स्मॉल एफ आई किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट का फोर्स लगा दो, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो चीज अब एक्सेलरेशन में नहीं आएगी, एक्सेलरेशन में नहीं आएगी तो उसके ऊपर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये इसका सिंपल फॉर्म है डीएलएमएट प्रिंसिपल। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ भाई बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? देखो, अब जो एम ए लिखा है, एम ए, ये जो एम ए है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहा हूं आपको। अब जो एम ए लिखा हुआ है, इस एम ए को आप ऐसे लिख सकते हो, एम डीवी अपॉन डी टी, एम डीवी अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप इसको लिख सकते हो, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं पी डॉट। तो एम ए को मैंने क्या लिख दिया, पी डॉट लिख दिया, एम ए को क्या लिख दिया, पी डॉट। तो मैं इस इक्वेशन में अब क्या चेंज कर रहा हूं, ये जो एफ आई लिखा था, एफ आई, इस एफ आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, इस एफ आई की जगह लिख दिया मैंने पी डॉट लिख दिया, एफ आई की जगह क्या लिख दिया, पी डॉट। और इसको फिर मैंने ऐसे लिख दिया, एफ माइनस पी डॉट, और अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है तो उनके लिए आई इक्वल्स टू जीरो। और फिर इसको मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस माइनस पी आई डॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब करा मैंने कुछ, बस सब कुछ वही है जो पहले किया हुआ था। वहां पर मैंने एफ लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पी आई डॉट लिख, पी आई डॉट या पी डॉट का मतलब क्या हो गया, मोमेंटम में चेंज हो रहा है। इसमें चेंज हो रहा है मोमेंटम, और मोमेंटम में चेंज किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर ही हो। अब आप जानते हो कि जो वर्क डन है, नाउ नाउ वी नो दैट जो वर्क डन होता है हमारे पास, वर्क डन, अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूं तो वो होता है एफ डॉट डी आर। वो किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डेल आर, ये वर्क डन होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेट फोर्स आ रहा है, वो नेट फोर्स क्या बन रहा है, एफ प्लस माइनस पी आई, है ना। हमारे पास जो फोर्स है वो किसके बराबर है, एफ, एल्जेब्रिक समेशन की अगर बात करें तो एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्म में लिख दें। तो अगर डब्ल्यू एल्जेब्रिक समेशन लगा के लिखे आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो क्या है, एफ आई माइनस पी आई डॉट माइनस पी आई डॉट, पी आई डॉट, और ये किसके बराबर हो गया, डेल आर। पर हम इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि एफ प्लस पी आई डॉट या माइनस पी आई डॉट किसके बराबर है, जीरो के बराबर। इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, ये हो गया एफ आई डॉट माइनस पी आई डॉट, यहाँ डॉट है, और डॉट डेल आर किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसको हम क्या कहते हैं, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आया था CUPT PG जियो फिजिक्स का जो पेपर है 2022 में,
उसके अंदर एक क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इनमें से कौन डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन। इट इज बेस्ड ऑन concept of it is based on concept of virtual work। तो ये क्वेश्चन निकलते हैं, एक तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और एक क्वेश्चन ये निकल जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन ऑफ डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इनमें से कौन डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है सभी को। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लंगरेजियन ना, हम बात करेंगे लंगरेजियन। अब लंगरेजियन क्या होता है, लंगरेजियन को हम लिखते हैं टी एल से। तो लंगरेजियन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसकी डायमेंशंस एनर्जी की डायमेंशंस होती है। इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे, क्वेश्चन इसका ऐसे आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डी एलिमेंट प्रिंसिपल, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी कि जियो फिजिक्स के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था। इस तरह से इक्वेशन लिख के दे दी थी, एक में प्लस लिख दिया, एक में माइनस लिख दिया, एक में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक में दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं लंगरेजियन। तो लंगरेजियन को लिखते हैं हम एल से, और एल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has the dimensions of which has the dimensions of which has the dimension of इसकी डायमेंशन एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, which has the dimensions of energy, जिसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी की डायमेंशन। तो इसको लिखा कैसे जाता है, L इक्वल्स टू टी माइनस वी, L इक्वल्स टू टी माइनस वी, वेयर T इज काइनेटिक एनर्जी और V जो है V होता है पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ T जो है वो होता है काइनेटिक एनर्जी और जो V है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है कि जो लैग्रेंजियन है वो फंक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और टाइम का। तो इट इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। लैग्रेंजियन is the function of स्टेटमेंट के बारे में, मतलब स्टेटमेंट मैं समझा नहीं, स्टेटमेंट का मतलब बताओ मेरे को। लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी L is function of Q dot and T, ये इंपॉर्टेंट है। लैग्रेंजियन फंक्शन होता है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का, या जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, जनरलाइज वेलोसिटी का और टाइम।
एक बार वो स्टेटमेंट वाला मेरे को समझाओ वापस से, मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है? तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल बताया ना, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल जब कोई सिस्टम मोशन में होता है तो उस पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल करने के लिए उसके ऊपर उतने ही अमाउंट का फोर्स लगा देते हैं जो उसके ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल कहते हैं। बस ये प्रिंसिपल है वो, और क्या है? यही तो है प्रिंसिपल। हाँ बता दिया ना, यही होगा जनरल डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। ऑप्शन में तो ये सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखेंगे या ऐसे पूछ लेंगे कि इस तरह के ऑप्शन, इक्वेशन लिख के दे दी है, यहाँ पर माइनस लगा दिया, एक में प्लस लगा दिया, एक में वही, वो तो एक ही चीज को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, पूछी वही चीज जा रही है, वो कैसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, कहानी तो वही हो रही है सब में। वो तो आपको तो ये याद रखना है, अब उसको कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है वो आपको याद रखना है। देखो, अब मैं बात कर रहा था किसकी, मैं बात कर रहा था लैग्रेंजियन की। तो लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन होती है एक, लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन। लैग्रेंजियन यूलर इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन होती है क्यू आई, ध्यान से सुनना जो एक एक टर्म बोल रहा हूं मैं इसमें, क्यू आई इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, फिर यहां पर लिखा मैंने डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू आई। अब यहां पर जो टर्म है, ये जो टर्म है इसका मतलब है जनरलाइज फोर्स। जनरलाइज फोर्स, ये जो टी है, इस टी का मतलब है, इस टी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। ये जो क्यू आई लिखा है इसका मतलब है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। और जो ये वाला क्यू आई डॉट लिखा है इसका मतलब है जनरलाइज वेलोसिटी। इसका मतलब है जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जब अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो, ये क्यू आई के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है? क्यू आई के फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन। अब इसके दो अलग अलग फॉर्म बनते हैं, एक फॉर्म बनता है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, इसके दो फॉर्म बनते हैं, एक बनता है कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में ध्यान रखना, जो जनरलाइज फोर्स है, जो जनरलाइज फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। जनरलाइज फोर्स है वो डिपेंडेंट, वेलोसिटी नहीं, जो पोटेंशियल है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। जनरलाइज फोर्स जो है वो डिपेंडेंट होता है पोटेंशियल पर, यानी कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल V का मतलब है पोटेंशियल, वेलोसिटी वो पोटेंशियल केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। जो पोटेंशियल है वो केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। यहाँ पर मैंने वही लिखा है जो आप लिखते हो, F इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल। तो यहाँ पर U की जगह मैंने लिखा है V, और क्यू आई क्या हो गया? फोर्स हो गया। तो इस केस में जो फोर्स का जो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है डी अपॉन डी टी, यानी कि ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो उसके बाद जो वैल्यू बनेगी वो बता रहा हूँ, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई और इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन, इसको हम कहते हैं लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन।
लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम है, उस कंजर्वेटिव सिस्टम में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है? तो पोटेंशियल फंक्शन होता है किसका? केवल वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का या जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। मैं लिख भी देता हूं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। वो किसका फंक्शन होता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसी तरह से इसका दूसरा केस बनता है, ये केस फर्स्ट हो गया, इसका दूसरा केस बनता है नॉन कंजर्वेटिव के लिए। दूसरा केस, केस टू जो इसका बनता है वो बनता है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव के केस में ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिपेंड करता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर, तो करेगा ही करेगा, साथ में वो वेलोसिटी का भी फंक्शन होता है। जनरलाइज वेलोसिटी का भी फंक्शन होगा और साथ में वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी होता है। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या होता है? वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। नॉन कंजर्वेटिव में वेलोसिटी डिपेंडेंट। और जो जनरलाइज फोर्स है, उस जनरलाइज फोर्स की वैल्यू लिखी जाती है क्यू आई डॉट इक्वल्स टू क्यू आई, वो लिखा जाता है माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू आई और प्लस डेल अपॉन डी टी, और ये लिखा जाता है डेल वी अपॉन डेल क्यू आई डॉट, डेल वी अपॉन डेल क्यू आई डॉट। और जब ये वैल्यू भी हम वहां उस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन यहां पर भी वही बनेगी जो पहले बनी थी, यानी कि डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई। यानी कि इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, इक्वेशन सेम है, चाहे वो कंजर्वेटिव सिस्टम की हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की हो। चेंज कहाँ आ रहा है? पोटेंशियल पर। जब आप कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हो तो जो पोटेंशियल है वो केवल और केवल कोऑर्डिनेट पर या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में जो पोटेंशियल है वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी डिपेंडेंट भी है। जब आप बात करते हो कंजर्वेटिव सिस्टम की तो उसके केस में जो जनरलाइज फोर्स है उसको लिखने का तरीका है माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू, जहां वी का मतलब है पोटेंशियल। और जब आप जनरलाइज नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हो तो वहां पर जनरलाइज फोर्स को लिखने का तरीका है माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू प्लस डी अपॉन डी टी डेल वी अपॉन डेल क्यू। यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं वो हम कल खत्म करेंगे। तो कल हमारा लैग्रेंजियन जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम हैमिल्टोनियन स्टार्ट करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं लैग्रेंजियन में? लैग्रेंजियन में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहला कि लैग्रेंजियन जो है उसकी एनर्जी डायमेंशंस क्या होती है, लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या होती है, टी माइनस वी, जहाँ टी होता है काइनेटिक एनर्जी, वी होता है पोटेंशियल एनर्जी। लैग्रेंजियन किस किस का फंक्शन होता है? लैग्रेंजियन फंक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और टाइम का। फिर लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। सेकंड के जो केस 1 और 2 में बनी है वो सेम है, पर जो यूलर्स जंग जो लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन, ये किसके फॉर्म में है? ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म। फिर आपसे पूछ लिया कि कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन होता है। फिर आपसे पूछ लिया कि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कल अब इन इक्वेशंस के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल हम करके, और ये जो हमारा लैग्रेंजियन है खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम हैमिल्टोनियन पढ़ेंगे। 2 दिन का हमारा हैमिल्टोनियन होगा। तो जो इसके बाद क्वेश्चंस जो इसमें तुम्हारे पूछे गए हैं जो अलग अलग एग्जाम में, वो हम खत्म करेंगे। तो एडवांस में जो तुम्हें है उसमें यही पढ़ना है
फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें सेंट्रल फोर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। सेंट्रल फोर्स के अलावा जो होता है ग्रेविटेशन, वहां से ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, फिर हम वो डिस्कस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।